अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम बायोलॉजी फ़र्स्ट ईयर का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन के मतलब आपको पता है कि प्लांट्स के लीव्स के स्टोमेटास में से पानी का एवेपोरेट होना जो एक्सेस वाटर होता है जो अनयूज्ड रह जाता है, वो प्रेशर की वजह से ज़्यादातर दिन के वक्त और रात के वक्त तो ये तकरीबन ना होने के बराबर हो जाता है क्योंकि स्टोमेटल ओपनिंग बंद हो जाती हैं। तो स्टोमेटा के थ्रू एनवायरनमेंट में पानी का एवेपोरेट हो जाना, इस प्रोसेस को ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ठीक है, ट्रांसपायरेशन जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है डे टाइम में। जब तक स्टोमेटा ओपन रहते हैं उस वक्त तक ये मुख्तलिफ रेट्स के साथ होता रहता है और ये वाटर की डिफरेंट सर्विसेज पर से हो रहा होता है, क्योंकि हमने तो ये सोचा हुआ है कि ये सिर्फ और सिर्फ लीव्स के स्टोमेटा से हो रहा होता है, लेकिन ट्रांसपायरेशन की मुख्तलिफ अमाउंट, ये मेजर जो पोर्शन है वो तो स्टोमेटा के थ्रू ही हो रहा होता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ पोर्शन है जो कुछ और सर्फेसेस से भी हो रहा होता है। तो बेसिकली ट्रांसपायरेशन की तीन किस्में हैं। एक कहलाती है क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, दूसरी कहलाती है लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन और लास्ट जो है वो स्टोमल ट्रांसपायरेशन। जो क्यूटिकल ट्रांसपायरेशन है वो एक पार्ट है प्लांट का क्यूटिकल, जो उसकी बिल्कुल आउटर लेयर होती है, जो वैक्सी है, जो एक समझो क्वाइट वाटर प्रूफ लेयर है, लेकिन हम इसको 100% वाटर प्रूफ लेयर नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि इसके अंदर से भी किसी हद तक थोड़ा सा पानी जो है वो इट इज़ स्लाइटली परमिएबल टू वाटर वेपर्स। ठीक है ना, क्योंकि हम इसमें जो इसकी मुख्तलिफ करते हैं ना, इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं कि कितनी इसके अंदर से ट्रांसपायरेशन हो सकेगी क्यूटिकल में से, तो वो हम एक फार्मूला सा बनाते हैं कि जो इसकी थिकनेस है वो और ट्रांसपायरेशन का रेट एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जितनी क्यूटिकल लेयर थिक होगी उतनी ट्रांसपायरेशन कम होती जाएगी और जितनी क्यूटिकल लेयर पतली होगी उतनी ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होती जाएगी। तो जब रात के वक्त स्टोमेटा बंद हो जाते हैं तो थोड़ा सा पानी ज़रूर अपटेक हो रहा होता है रूट्स में से, और पानी का प्रेशर जो है प्लांट के अंदर वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। उसकी वजह से क्यूटिकल्स के अंदर से थोड़ा सा ट्रांसपायरेशन जो है वो होती रहती है। ये बहुत ज़्यादा नहीं है जितनी स्टोमेटा में से हो रही होती है, लेकिन फिर भी आपको क्यूटिकल ट्रांसपायरेशन की कुछ कंटेंट, कुछ क्वांटिटी होती हुई नज़र आ रही होती है। और ये टोटल मुख्तलिफ जगहों पे आप इसके नज़र आएंगे मुख्तलिफ पॉइंट्स कि कितनी परसेंटेज है टोटल ट्रांसपायरेशन के। तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट 5 to 10% के दरमियान रेंज है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड डिपेंडिंग अपॉन द प्लांट क्यूटिकल। ठीक है, टोटल ट्रांसपायरेशन का ये 5 to 10% होती है। अब इसके अलावा जो सेकंड है वो लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन कहलाती है। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि लेंटिकल्स होते क्या हैं। लेंटिकल्स जो होते हैं ना, ये प्लांट के लीव्स के या स्टेम के ऊपर कुछ छोटे छोटे दानेदार या सुराख आपको नज़र आएंगे। ये जो है ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इनको लेंटिकल्स कहा जाता है। ये फ्रूट्स के ऊपर भी आपको नज़र आते हैं और स्टेम के ऊपर भी आपको ये छोटे छोटे ऐसे डॉट डॉट दाग दाग से बने हुए नज़र आ रहे होते हैं। तो ये जो है ज़्यादातर स्टेम में होते हैं, कुछ फ्रूट्स में भी आपको नज़र आ रहे होते हैं। तो ये जो स्टार्स हैं, ये जो छोटे छोटे स्कार्स हैं या स्मॉल डॉट्स हैं या प्रोट्रूशंस हैं, इनके अंदर से भी जो है पानी बाहर आता है थोड़ा सा, और ये तकरीबन 2 to 3% ऑफ द टोटल ट्रांसपायरेशन होती है। और चूँकि ये जो सुराख होते हैं ये छोटे होते हैं और थिन वॉल्ड सेल से बने हुए होते हैं और ये कभी बंद नहीं होते, ये इनके ऊपर कोई गार्ड सेल्स वगैरह आपको इस तरह से नज़र नहीं आएंगे। हाँ, मुख्तलिफ शेप्स में आपको नज़र आ सकते हैं कि ये स्पायरल शेप में भी कहीं कभी होते हैं, कभी रेक्टेंगुलर होते हैं, ओवल, और कभी इरेगुलर होते हैं। तो ये इसके ऊपर आपको जो सेल्स हैं मुख्तलिफ, जो इसके अंदर जो सेल्स हैं वो मुख्तलिफ शेप्स में इसी तरह अरेंज होते हुए सेल्स नज़र आएंगे और इनके दरमियान काफ़ी इंटरसेलुलर स्पेसेस मौजूद होती हैं जिनके अंदर से पानी जो है वो इनके लूजली अरेंज होने की वजह से पानी को बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। तो मैंने आपको बताया कि लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन जो है ऑलमोस्ट सारी ट्रांसपायरेशन का कुछ जगहों पे आपको 1% मिलेगा और कुछ में लूजली हम इस बात को ब्रॉडली कह देंगे 2 to 3% ऑफ द टोटल ट्रांसपायरेशन आपको लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन से हो मिल रही होती है।
इसके अलावा आप जो लास्ट जो इसका टाइप है वो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होती है, वो है स्टोमल ट्रांसपायरेशन। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि स्टोमेटा होते क्या हैं। स्टोमेटा जो होते हैं वो लीफ की एपिडर्मिस के ऊपर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिसके थ्रू गैशियस एक्सचेंज और ट्रांसपायरेशन हो रही होती है। और ये जो लीफ स्टोमेटा होते हैं ये ज़्यादातर जो डाइकॉट हैं उनकी लोअर एपिडर्मिस में इनकी तादाद ज़्यादा होती है, ऊपर वाली एपिडर्मिस में इनकी तादाद ज़्यादा कम होती है। जो स्टोमेटा होते हैं ये और जो यंग ग्रीन जो यंग प्लांट्स होते हैं ना उनकी ये स्टेम्स के ऊपर भी आपको स्टोमेटास नज़र आते हैं। तो ये जो स्टोमेटा का तादाद है ये हर लीफ पर सेम नहीं होती। लीफ की आपको पता है दो टाइप्स होती हैं। कुछ लीव्स ऊपर नीचे से एक जैसे होते हैं, इनको हम आइसोबाइलेटरल लीव्स कहते हैं। इनमें ऊपर और नीचे स्टोमेटा की मिकदार बराबर होती है क्योंकि इनके अंदर अलहदा से डिफरेंट लेयर्स नहीं होती मीज़ोफिल सेल्स की। तो ये दोनों तरफ से आप जो है सेम शेप के होंगे और इनमें स्टोमेटा की मिकदार ऊपर और नीचे सेम रहेगी। जबकि दूसरे टाइप के जो लीव्स होते हैं उनको हम डॉर्सी वेंट्रल लीव्स कहते हैं और ये ज़्यादातर डाइकॉट्स के अंदर होते हैं। इनके अंदर ऊपर वाली जो प्लांट का जो लीफ का है उसकी शक्ल और होती है, यानी डॉर्सल साइड उसकी और कलर की होगी और वेंट्रल साइड लाइट कलर की होगी और उसमें स्टोमेटा की तादाद ज़्यादा होगी। तो जो डॉर्सी वेंट्रल लीव्स हैं इनके अंदर स्टोमेटा ज़्यादा नीचे की तरफ मौजूद होते हैं और वहीं से आपको समझो ट्रांसपायरेशन भी वहीं पे ज़्यादा होती है। तो जितने भी स्टोमेटा होते हैं वो दो तरह की शक्लों के होते हैं। यहाँ पे भी आपको दो तरह की शक्लें नज़र आएंगी। एक शक्लें नज़र आएंगी जो डाइकॉट के अंदर आपको ये बीन शेप के नज़र आएंगे और जो मोनोकॉट होते हैं उनमें ये डम्बल शेप के नज़र आएंगे। तो ये शेप्स भी इनकी डिफरेंट होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्लांट। और जो स्टोमेटा की जो जो स्टोमेटाज नहीं, स्टोमेटा के ऊपर जो गार्ड सेल्स हैं, स्टोमेटा के जो गार्ड सेल्स होते हैं वो उनकी समझो डोर्स होते हैं जो उनको क्लोज और ओपन कर रहे होते हैं। तो गार्ड सेल्स की जो शक्ल है मोनोकॉट में डम्बल शेप है और क्या कहना चाहिए डाइकॉट में वो बीन शेप्ड के होते हैं। अब ये जो गार्ड सेल्स हैं इनका क्या काम है जब गार्ड सेल्स पूरी तरह से सख्त हुए हुए होते हैं, टर्जिड हुए हुए होते हैं, इनके वैक्यूल के अंदर इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी आपको मिलता होता है गार्ड सेल्स के अंदर और आपको वैक्यूल भी मिलता होता है। जब ये पानी इनटेक हो जाता है वो एक अलग प्रोसेस मैंने अलहदा से आपको समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में कि जब इसमें पूरी तरह से पानी आ जाता है तो रिजिड हो जाते हैं और गार्ड सेल्स के जो है ना इनके जो ऊपर जो सेल्स हैं वो सर्कल की शेप में होते हैं, लंबाई की शेप में नहीं होते कि जब इसके अंदर पानी भर जाएगा तो वो इसको लंबाई के रुख बढ़ाएंगे, चौड़ाई के रुख नहीं बढ़ाएंगे। जब ये लंबाई के रुख चौड़ा होगा और तो ये अकड़ जाएगा और थोड़ा सा बाहर की तरफ बलून आउट हो जाएगा और अंदर से उसको एक छोटा सा सुराख बच जाएगा। वो सुराख असल में वो सुराख या होल ही स्टोमेटा होता है और गार्ड सेल्स उसको उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और जब इसमें से पानी कम हो जाता है इसके वैक्यूल में से तो ये थोड़े से फ्लेसिड या नरम हो जाते हैं। उसके बाद ये आहिस्ता 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 उस ओपनिंग या स्टोमेटा का क्लोज कर देते हैं। तो अब ये होता है कि जो जितने भी हमारे एपिडर्मल सेल्स हैं इनका कोई कनेक्शन नहीं होता दूसरे सेल्स के साथ प्लाज्मोडेस्माटा के साथ के थ्रू। तो इसके अंदर आप समझें प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन मौजूद नहीं है तो इन गार्ड सेल्स का, इस वजह से ये सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग या उसके काम ये आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस वगैरह के और ये मीज़ोफिल सेल्स ही की टाइप हैं। अब हमने जिस तरह आपको समझाया कि जो ट्रांसपायरेशन है अभी तो हमने उसके सिर्फ वो चीज़ें देखी थी ना कि ये कितनी टाइप की है, फिर लीव्स की कहाँ कहाँ पे इसकी ज़्यादा हो जाती है। फिर अब ये देखते हैं कि रूट क्या लेती है लीव्स में से पानी बाहर निकलने के लिए। मीज़ोफिल सेल्स में आपको पता है कि दो टाइप के सेल्स होते हैं। एक पैलिसेड सेल्स होते हैं जो कि कॉलमनार होते हैं और वो बड़े क्लोजली पैक्ड होते हैं। जो दूसरे होते हैं वो स्पॉन्जी होते हैं, वो इरेगुलर शेप के होते हैं और इरेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं तो उनके दरमियान में इंटरसेलुलर स्पेसेस रह जाती हैं।
ठीक हो गया। तो ये जब है सबसे पहले जो पैलिसेड सेल्स में पानी एंटर होता है प्लांट के अंदर से, उसके बाद वो स्पॉन्जी सेल्स में जाता है और फिर वो बीच बीच के गैप्स में से निकलता गुजरता गुजरता स्टोमेटा में से बाहर चला जाता है। तो इस तरह से स्टोमेटा दिन के वक्त जो है वो ओपन होगा, आहिस्ता 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 ये नून तक जाके अपने मैक्सिमम पे पहुंचेगा। नून के बाद आहिस्ता 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 इसकी जो है ओपनिंग थोड़ी सी क्लोज़ होना शुरू होगी और जब अंधेरा छा जाएगा तो ये पूरी तरह से बंद हो जाएगा। कुछ फैक्टर्स भी हैं जो ट्रांसपायरेशन को अफेक्ट कर रहे होते हैं। उन फैक्टर्स को भी हम देखते हैं। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो प्लांट की अपनी बॉडी के अंदर से होते हैं और कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो एनवायरनमेंट के अंदर से होते हैं। प्लांट की बॉडी के अंदर से आप देख लें, नंबर ऑफ़ स्टोमेटा हो गई, फिर क्यूटिकल की लेयर हो गई, फिर आपने देखनी है कि वाटर इनटेक कितना किया हुआ है, वो वो कहाँ पे मौजूद है, इसके अलावा उसके अंदर वाटर का प्रेशर कितना है। ये सारी चीज़ें तो उसकी प्लांट बॉडी के अपने अंदर से हो गई। दूसरे जो फैक्टर आपको बाहर से नज़र आते हैं वो नज़र आते हैं कि ह्यूमिडिटी का लेवल, जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो ट्रांसपायरेशन कम हो जाती है, क्योंकि इर्द गिर्द वेदर के अंदर भी एनवायरनमेंट के अंदर भी वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा हो गए हैं, तो उसको बाहर की तरफ जाने के लिए कम पुल मिलेगा और अंदर की तरफ उसका पुल जो है वो कायम रहेगा। जो टेम्परेचर है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे एवेपोरेशन या ट्रांसपायरेशन ज़्यादा हो जाती है। वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी लेते हैं और वो स्टोमेटा में से तेज़ी तेज़ी से निकलते हैं और पिछले वालों को मज़ीद खींचते हुए आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये एक सक्शन पुल बन जाती होती है, क्योंकि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से अट्रैक्शन में होता है। तो ये जो एक सक्शन स्ट्रीम बन रही है या एक ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम बन रही है, उसकी वजह से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट होना शुरू हो जाते हैं और ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस ज़्यादा हो जाता है। सेम आप ये देखें कि टेम्परेचर है या ह्यूमिडिटी में जिस तरह हमने देखा कि बाहर वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और अंदर कम है, तो बाहर की तरफ जाना जो होगा मॉलिक्यूल्स का कम हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग विंड की में ये काम उल्टा हो जाता है। स्ट्रॉन्ग विंड में जो बाहर मॉलिक्यूल गया वो फ़ौरन ही डिस्पर्स ऑफ हो गया, वो सामने से हट गया, तो सामने खुली जगह मिल गई, तो नया निकलने वाले मॉलिक्यूल को बाहर लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मिलेगी, बाहर कम ह्यूमिडिटी मिलेगी, तो वो और ज़्यादा निकलेगा। तो स्ट्रॉन्ग विंड्स जब होती हैं, और यहाँ पे भी एक और ज़हन में रखें कि थोड़ा विंडी सा हो, बहुत तेज़ जब विंड चल रही होती हैं तो उस वक्त स्टोमेटास बंद हो जाते हैं। लाइट इंटेंसिटी के ऊपर भी ये बहुत डिपेंड करता है कि जब लाइट ज़्यादा होती है, तो स्टोमेटास पूरी तरह से खुल जाते हैं और वहाँ पे ट्रांसपायरेशन ज़्यादा हो रही होती है। और जब लाइट कम होगी तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जाएगा स्टोमेटास क्लोज़ होना शुरू हो जाएंगे और ट्रांसपायरेशन भी कम हो जाएगी। तो इसमें हमने ये चीज़ें देखी, और ट्रांसपायरेशन के कुछ फ़वाइद भी होते हैं। ट्रांसपायरेशन प्लांट को एक कूलिंग इफ़ेक्ट देती है, ये वाटर लेवल को मेंटेन करती है, हमारी इकोसिस्टम के अंदर भी एक ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करती है, उसका लेवल बरकरार रखती है। तो ट्रांसपायरेशन के नेगेटिव असरात नहीं होते। ट्रांसपायरेशन से जो पानी निकल रहा होता है वो प्योर वाटर होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ और भी मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगी कि एक चीज़ और भी है जो कि ट्रांसपायरेशन में आप कंफ्यूज ना कीजिएगा। एक होती है गटेशन, कुछ लोग इसे ग्यूटेशन भी कहते हैं। गटेशन GUTTAION, गटेशन में भी आपको वाटर ड्रॉपलेट सुबह के वक्त पौधों के पत्तों पर पड़े हुए मिलते हैं, लेकिन ये एक अलग प्रोसेस है, ये ट्रांसपायरेशन नहीं है, ना ही इसको हम ड्यू कहेंगे। ग्यूटेशन जो है वो एक छोटे छोटे सुराख होते हैं। उन सुराखों के अंदर से जो पत्तों के किनारों के करीब आपको मिलते हैं, उन सुराखों के अंदर से, और वो स्टोमेटास नहीं होते, वो स्टोमेटा के क्यों आगे तो गार्ड सेल्स होते हैं, उनके ऊपर बाहर कोई गार्ड सेल्स नहीं होते, और ना ही उनके ऊपर कोई ऐसे सिक्योर करने वाले सेल्स इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, जैसे गार्ड सेल्स के इर्द गिर्द स्पेशल टाइप्स के सेल्स होते हैं, वो होते हैं। तो ग्यूटेशन जो होती है, वो मेरे जहन से वो वर्ड निकल गया, तो वो हाई कुछ था, उन पोर्स में से बाहर निकलते हैं। और ये जो बाहर निकलने वाला फ्लूइड होता है ये प्योर वाटर नहीं होता, इसको आप ट्रांसपायरेशन से निकलने वाले फ्लूइड से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ट्रांसपायरेशन वाला फ्लूइड जो है वो प्योर वाटर है और वो वेपर्स की फॉर्म में निकल रहा है, जबकि जो थैलाको जो गुटेशन वाला जो है वो सैप है, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स मिले हुए हैं।
और ग्यूटेशन वाला जो फ्लूइड है उसका अगर प्लांट के ऊपर कुछ अच्छे बुरे असरात भी हो सकते हैं। वो ज़्यादातर वहाँ पे रह जाए उसके अंदर, क्योंकि बहुत सारे मिनरल्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, तो वो उसके ऊपर नेक्रोसिस और क्लोरोसिस वगैरह कर सकता है, उसकी इंजरी कर सकता है, उसको उसके अंदर से मिनरल कंटेंट कम कर सकता है। जबकि ट्रांसपायरेशन से विल्टिंग हो सकती है और ग्यूटेशन से विल्टिंग कभी भी नहीं होती है, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा फ्लूइड ही जा रहा है बाहर। और ज़्यादातर ग्यूटेशन रात के वक्त होती है, ट्रांसपायरेशन दिन के वक्त होती है। जब स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं तो अंदर मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा वाटर प्रेशर डेवलप हो जाता है। उस वाटर प्रेशर के नतीजे में जो सैप है वो उन सुराखों में से बाहर निकलता है और ड्रॉप्स की सूरत में आपको नज़र आता है। तो ये ग्यूटेशन में और ट्रांसपायरेशन में भी आप फ़र्क जहन में रखें, और स्टोमेटा में और उन पोर्स में भी जहन में रखें। ये आपको नाम नज़र आ रहा है उनका, तो ये दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं। तो इस चीज़ को भी आप लोगों ने जहन में